सो बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। ना बात करते हैं अपन यहाँ दो चीज़ों के बारे में। एक तो करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन मेजरली मोटा मोटा क्वेश्चन जो बनेगा इस पे बनेगा अराउंड 1 या 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 और 2 मार्क्स एमसीक्यूज या इधर ही आते हैं, ज़्यादा उधर क्वेश्चन इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते इसमें। जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे 13.3 के अंदर बेस थ्योरम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ दिस टू थिंग्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग जब मैं समझाऊंगा थोड़ा लग सकता है, बट हाँ विथ टाइम बाय डूइंग एग्जाम्पल्स अपन चीज़ों को क्लियर आउट कर लेंगे। टफ नहीं है, बहुत ईजी, बहुत। माइट भी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बट गारंटी है कि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन है मेजरली काम कहाँ आते हैं? अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम, एनडीए हो गया, सीडीएसई हो गया, है ना, जो डिफेंस वाले एग्जाम्स हो गए, अपने जो कैट हो गया, कंपटीशन एग्जाम्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, बिकॉज सबको देना है 12th के बाद, एनडीए सीडीएसई सबको देना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द कंसेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। नाउ क्या कहता है? अपन मानते हैं देयर आर टू इवेंट ई एंड एफ, ठीक है। मैं समझाता हूँ। देखो अपन क्या मानते हैं, लेट द टू इवेंट E and F and both of them are occurring, दोनों के दोनों अकर हो रहे हैं। यहाँ पे बात सुनना, ये फॉर्मूला जो पढ़ाऊंगा आपको आता है, ऑलरेडी आता है। मैं दिखाता हूँ कैसे आता है आपको। सोचो, हम सबको पता है इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का पार्ट इवेंट ई एफ, अपन ने खूब पढ़ा 13.1 के अंदर। दो इवेंट है ई एंड एफ एंड दोनों के दोनों अकर हो रहे हैं। क्या बोला मैं? दोनों के दोनों इवेंट अकर हो रहे हैं। तो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन विल बिकम ई इंटरसेक्शन एफ। इट मींस बोथ ई एंड एफ आर अकरिंग, बोथ ऑफ देम आर अकरिंग। क्या बात समझ में आई? बोथ ऑफ देम आर अकरिंग। क्या फंडा क्लियर है? श्योर। चलू मैं आगे पक्के से। तो E इंटरसेक्शन F का मीनिंग यही होगा, आप लोग सीखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा बट हो जाएगा। E और F, E इंटरसेक्शन F मीन्स बोथ द इवेंट आर अकरिंग। याद हो गया? E इंटरसेक्शन F मतलब बोथ द इवेंट आर अकरिंग। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। जब दोनों के दोनों अकर हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? जब दोनों के दोनों इवेंट अकर हो रहे हैं तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? तो द प्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F। क्या ये बात क्लियर हो गई? E इंटरसेक्शन F मतलब बोथ ऑफ देम आर अकरिंग। याद करो, E इंटरसेक्शन F मतलब बोथ इवेंट आर अकरिंग। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कभी बताओ, कभी मैं ऐसा बोल दूं, बाई चांस कभी ऐसा बोल दूं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, 3 इवेंट है ABC, तो 3 ऑफ देम आर अकरिंग, 3 ऑफ देम आर अकरिंग। मानो एक और बोल दूं इंटरसेक्शन D, 4 इवेंट है तो 4 इवेंट आर अकरिंग। हाँ क्या बात अब समझ में आई? इंटरसेक्शन लगाने का मीनिंग समझ में आया? चलो अपन आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो मैं रटा रहा हूं पर रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो। देखो E इंटरसेक्शन F, मानो पहले अगर बाई चांस E पहले हुआ हो, बाई चांस E पहले हुआ हो, अब इवेंट E तो हो गया, अब F अकर हो रहा हो, तो फॉर्मूला आएगा PF अपॉन E। क्या सर क्या? दो इवेंट दोनों को अकर होना है। मानो पहले E अकर हुआ, अब F होगा, तो F जब होगा तो F अपॉन, क्योंकि ये डिपेंड करेगा E के ऊपर, डिपेंड कर रहा है ना E के ऊपर, F अपॉन E। इमेजिन इसी का फॉर्मूला, मानो अगर बाय चांस पहले F अकर हो रहा हो तो फॉर्मूला अब हो जाएगा, E की बारी आएगी तो E नीचे क्या आ जाएगा? F। क्या बात समझ में आई? सर ये फॉर्मूला कहीं देखा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है ये फॉर्मूला कहीं देखा लग रहा है? अरे 13.1 उठाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सोचो बच्चा, अगर ये इसके नीचे चला जाएगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? तो ये उसी का पार्ट है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बोलने के तरीके बदल गए, अदरवाइज ये पार्ट उसी का ही। जरा देखो इसको नीचे भेजो, E इंटरसेक्शन F अपॉन F, E बाय F का फॉर्मूला।
अरे हाँ, सेम फॉर्मूला किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 13.1 का सेम फॉर्मूला है, बस मैंने इधर उधर चीजें खिसकाई और फॉर्मूला नया। बोलने के प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ गया, जब दो इवेंट हो रहे हो तो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन विल बिकम लाइक दिस। क्या बात समझ में आई? बात समझ में, धीरे धीरे कुछ परसेंट समझ में आया। चलो मान लो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन K ले लेते हैं अपन, 3 इवेंट अकर हो रहे हैं एक साथ, तो पहले क्या आएगा, मानो पहले E अकर हो रहा हो, मानो पहले E अकर हो गया हो, अब F की बारी आएगी तो F अपॉन, क्या कोई आपत्ति किसी को, F अकर हो रहा है पर E पे डिपेंड तो करेगा। फिर अब बारी आ रही है K की, अपॉन E इंटरसेक्शन F। क्या बात समझ में आई? इन दोनों के अकर होने पे डिपेंड करा, K का होना इन दोनों पे डिपेंड करा। क्या फॉर्मूला याद हुआ? देखो मुझे फॉर्मूला भी याद कराना है, फॉर्मूला भी समझ के याद कराना, रट के तो कुछ नहीं हुआ। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन फॉर्मूले के हिसाब से, A B C, आप बोलो फॉर्मूला, क्योंकि इन क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला से कराने वाला नहीं हूँ। ये तो ठीक है, बुक है, दुनिया पढ़ाती है, तो मुझे भी पढ़ाना है। अदरवाइज अगर हम लोग कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें, अपना NDA CDSE कोई भी एग्जाम्स, कैट, वहाँ पे भाई हवा में चलेंगे, एकदम हवा में, फॉर्मूला वॉर्मूला गया तेल लेने, अपने फॉर्मूले से मतलब ही नहीं है ना। बोलो A अकर हुआ, सब बोले। अब बताओ B अकर हो रहा है, क्या लिखेंगे, B अपॉन A, बरोबर। अब बताओ C अकर हो रहा है, तो नीचे क्या आएगा, A और B का इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आई? तो मैंने क्या फॉर्मूला याद करा दिया? क्या याद हुआ बताना मुझे कमेंट्स में, फॉर्मूला याद हुआ? एक बार वापस बैक स्किप जाओ, प्लीज प्लीज जाओ और वापस एक बार देखो, वापस देखो, ठीक है। पर 100 बात की एक बात, क्या मीनिंग है, जब दो इवेंट एक साथ अकर हो रहे हो, दो इवेंट अकर हो रहे हैं तब की बात है, क्लियर है। अब एक बहुत धांसू चीज बताता हूं मैं आपको इन दो क्वेश्चन के बारे में। देखो बच्चा लोग, ये जो चीज है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये तभी लगेगा जब क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा गया है। भाई आने वाले वक्त में हमारा नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा, सो डेफिनेटली कंफ्यूजन होने के चांसेस भी तो बढ़ेंगे। अभी हमने कंडीशनल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे, सर हमको कैसे याद रहेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देयर इज अ मेजर इशू विच आई फाउंड इन योर स्टूडेंट्स, है ना, जो मुझे मेजर लगता है। तो ये जो चीज़ है ये तभी लगेगी जब ये दो वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट यूज किए जाएंगे, तो आंखें बंद करके तुम ये लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, कब लगेगा, जब विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड सुने। प्लीज लिख दो इसको अपने नोट्स में, बुक में, कॉपी में, जहां लिखना लिख दो। ये तभी लगेगा जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करी जाएगी। बात क्लियर? पक्का? श्योर? इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई, क्वेश्चन करने में बाकी है अभी। चलो आ जाओ क्वेश्चन पकड़। एग्जाम्पल, एन अर्न, मतलब एक बैग होगा, कंटेन 10 ब्लैक बॉल, 5 वाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at a random from the urn. Urn माने बैग, ठीक है ना। One after the another without replacement. What is the probability that both balls are black? पहली बात, मुझे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, मैं सीरियसली डैम श्योर, मुझे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं गाइस, कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सीखना। विदाउट रिप्लेसमेंट पहले बताओ, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है? सोचो, इमेजिन, मुझे पता है कई बच्चों को नहीं पता है। 10 और 5 15 बॉल एक बैग में पड़ी है, एक बॉल निकाली, देखी, उसको मैंने बाहर रख दिया, तो पहले बैग में कितनी थी? 15 बॉल्स थी। बॉल उठा के देखी और बाहर फेंक दिया। अब बॉल कितनी है बैग में? कितनी है? 14। दैट इज नॉन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब बॉल उठाई, वापस नहीं रखी, मैंने बाहर फेंक दी। आई बात समझ? दैट इज नॉन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब उठा के देखी, वापस डाल दी, उठा के देखी, वापस डाल दी। दैट मीन्स कभी भी टोटल आउटकम 15 की 15 बॉल ही रहेगी। दैट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स बॉल उठाई
और फेंक दी, बॉल उठाई और फेंक दी, दैट इज नॉन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो पहले लाते हैं आंसर अपन। ये सब फालतू बातें, ई कौन है, एफ कौन है, मुझे पसंद ही नहीं है। आओ क्या निकालना है? वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल हो। सुनो, आओ 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 आओ, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ निकाल रहे हैं। यहाँ पे दो इवेंट है, ई एंड एफ, ठीक है ना। ई बताऊँ क्या है? ब्लैक बॉल ड्रॉन इन फर्स्ट, और एफ क्या है? वही ब्लैक बॉल ड्रॉन इन सेकंड। पहली बार में भी ब्लैक बॉल उतारी, सेकंड बार में भी ब्लैक बॉल ही निकाली, ऐसे क्वेश्चन की डिमांड है। बोथ बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है। कुछ नहीं बच्चों, मुझे बताओ, बचपन की बात याद करो। टोटल बॉल, ब्लैक बॉल कितनी है? 10/15। पहली बार में आज बैक लाया, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/15, सेटिस्फाइड। अगली बार में सुनना, अगली बार में क्या हो रहा है? ब्लैक बॉल निकाली, फेंक दी। अब ब्लैक बॉल कितनी बची? कितनी बची? पहले 10 थी, अब कितनी बची सर? 9/14। हाँ, ब्लैक बॉल उठा के निकाली और फेंक दिया मैंने, तो पहले थी 10 और 15, फिर हाथ में ब्लैक बॉल निकली, फेंक दिया। टोटल ब्लैक बॉल कितनी हो गई अब? 9/14। क्या बात समझ में आई? ये फॉर्मूला वॉर्मूला तो अपन को पसंद नहीं है, लिखना है अब लिख दो। अपने क्या जा रहा है? ये लो, ये लो, बना दिया फॉर्मूला। फॉर्मूले से फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन एग्जाम में अपन फॉर्मूले से करेंगे भी नहीं। ऐसे ही मैं आपको 13.3 पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला वॉर्मूला हटाओ, पहले आंसर लाएंगे, पहले आंसर लाएंगे फिर फॉर्मूला बनाएंगे अपन, ठीक है। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नहीं आया तो वापस पीछे जाओ और फिर देखो, है ना। और डाउट है तो मैं हूँ ना, व्हाट्सअप करो ना आराम से, कहाँ दिक्कत आ रही है, कमेंट से सब कुछ करो। नाउ एग्जाम्पल 9 देखते हैं, अपने एनसीईआरटी के ही है। 3 cards are drawn successively without replacement, ठीक है, from a pack of 52 well shuffled card, 52 पत्ते होते हैं। What is the probability that first 2 cards are king, first 2 cards are king and the third card is S? एक तो पहले वो मेरे बच्चे जिनको ताश खेलना नहीं आता, तो मैनेज करना इन्हें हो ना, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आता है, 10th 11th क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों ने। थर्ड कार्ड इज NS, ठीक है। आंसर लाए पहले दो कार्ड यहाँ पे जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे 3 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, E, F और K, 3 इवेंट हो रहे हैं, ये बात पक्का हो गई। पहले के 2 किंग, तीसरा S। चलो किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। जिनको एक बार पत्ते खेलने नहीं आते, स्टिल 4 किंग होते हैं, ये तो पता है। पहली बार में एकदम रेडीमेड 52 पत्ते पड़े, 52 पत्ते पड़े। पहली बार में क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52, हाँ कि ना। एक किंग लाया और फेंक दिया। अब कितने किंग है अंदर? कितने? 3। टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे? क्योंकि फेंक दिया ना एक, तो अब कितने बचे? 51, हाँ कि ना। चलो थर्ड इज एन एस, चलो ठीक है। एस कितने पड़े? एस होता है ना जिसपे ए लिखा होता है, दैट इज एस, ठीक है। इक्का, एस। इक्के कितने पड़े बताओ? 4। उसको तो उठाया नहीं है मैंने, इक्के 4 है अंदर। बट टोटल पत्ते कितने? 50। क्या बात समझ में आई? 52 थे, एक फेंक दिया 51, फिर एक और फेंक दिया तो कितना बचा? 50। टोटल आउटकम बदल रहा है, क्या बात समझ में आई? फॉर्मूला लिखना है, लिख दो, ये लो। मेरे को फॉर्मूले से क्या मतलब, ये लो बनाओ फॉर्मूला। PE, फिर PF, फिर PK, और अपॉन में क्या आएगा बच्चा लोग? ये लो। और E, F और K कौन है? E कौन है? फर्स्ट किंग कार्ड ड्रॉन इन फर्स्ट। F कौन है? किंग कार्ड ड्रॉन इन सेकंड। K कौन है? S कार्ड ड्रॉन इन थर्ड चांस। ले आंसर आ गया। अपन आंसर लाए, ये मल्टीप्लाई तो करते रहे ना, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, कोई बिग डील नहीं है। क्या बात समझ में आई?
क्या चीज़ समझ में आई? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। दिस इज ऑल अबाउट। क्या फंडा समझ में आया? प्लीज़ मुझे बताना जरूर, मुझे बताना कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ में आई। फिर अपन पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे, उसका भी बताना कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है? परफेक्ट, श्योर। सो यहाँ तक पॉज करें, नोट करें। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा समझा पाया मैं आपको। बस मेन बात ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट ये अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। यहाँ पे नाउ क्या चीज़ है, पहले वाला पढ़ लिया अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन वाले फंडे क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट इंडिपेंडेंट इवेंट। नाम से ही ये चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई चीज़ किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। चलो अच्छा, तो पिछले वाले कंसेप्ट की बात करते हैं। वहां पे वो डिपेंडेंट था कि ये प्रोबेबिलिटी हुई तो अगली प्रोबेबिलिटी पे उसका होना डिपेंडेंट है। चलो तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ई एंड एफ आर टू इवेंट such that the probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of other। पिछले वाले कंसेप्ट में वहां पे अफेक्ट हो रही थी, यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगी। तो मैं चीजें सिखाता हूँ। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये रहा, तो यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? विथ रिप्लेसमेंट। जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ाया था अपन ने मल्टीप्लिकेशन पे, वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट और यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट। तो गाइस याद रख लेना, विथ। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? तो पहली चीज तो ये लिख दो अपने नोट्स में, अपने वो बुक में, जहां लिखना है लिख दो। पर वो जो क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, दैट वाज विदाउट रिप्लेसमेंट एंड दिस इंडिपेंडेंट इज विथ रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे। सो देखो फॉर्मूला बहुत इजी है। अगेन ये तो फैक्ट है, ये तो सच है कि दोनों इवेंट हो रहे हैं। पिछले वाले में भी ये तो सच था कि दोनों इवेंट हो रहे हैं। यहां पे डिपेंडेंट नहीं है तो PE हो जाएगा और PF हो जाएगा। पहले वो नीचे E आया था ना, यहां जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पे तो ये इंडिपेंडेंट है, नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अदर। फॉर्मूला याद हो गया? किस चीज को फॉर्मूला याद हुआ? वो जो पिछला पढ़ा, इसको टाइप करा, लिंकअप किया, कौन बना लो ना फॉर्मूला। हेलो, A इंटरसेक्शन B, अपने मन से बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? PA PB, लो बन गया। यहाँ पे नीचे A नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। क्या बात समझ में आई? तो क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा या क्वेश्चन ऐसा आएगा। करेंगे बट बता रहा हूं मैं आपको। चलो मान लो A B C, तो क्या करेंगे? लो PA PB और PC, ले बन गया फॉर्मूला। तीनों ही अपने राज में मस्त है, तीनों ही अपने राज में मस्त है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। चलो और ले लो ना, और ले लो, और गंदा लो, गंदे से गंदा लो, और गंदा लो बस। तो क्या आएगा? PA PB PC और PD। ले, क्या याद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला कराता हूं, प्लीज देखो। कराऊं मैं? चलो एक और, ये भी एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है। A इंटरसेक्शन या E लेते हैं अपन, तो F का कॉम्प्लीमेंट। तो अपने सोचना थोड़ा है, भले फॉर्मूला दिख अलग रहा है पर सोचना नहीं है। PE लिखा और PF लिखा, लो मस्त रहो। ये लिखा PE इंटू PF, कॉम्प्लीमेंट वाला। ठीक है, मैं प्रूफ कराता हूं, वैसे प्रूफ मांगते नहीं है, स्टिल वी शुड हैव द नॉलेज। ठीक है, मैं प्रूफ करा देता हूं ना, क्या दिक्कत है? एक बार देख लो, भली कॉपी भी कर लो, पर याद रहे ना रहे डजेंट मैटर। जरा सोचो, बचपन की बात है, कौन सा बचपन? 11th क्लास का, जो कि अपन ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ठीक है, बट वहाँ पे इस चीज़ को अपन लिखते थे ऐसे। याद तो नहीं होगा मुझे पता है, पर जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसा भाई लिखते थे, ऐसा होता था। क्लियर? ई लिखा माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। अब जैसे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको लिख सकता हूं ना ऐसे में। चलो
पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, ये आया। और बचपन की कहानियां अगर याद हो, 10th क्लास भी अगर बाई चांस याद हो, 1 माइनस मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला, तो PE डॉट PF, बचपन की कहानी अगर याद हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होती है, तो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट होता है, याद है ना। आई नो ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा इसके प्रूफ में, बट मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से यहाँ तो मज़ा आ गया होगा। प्रूफ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कोई टफ नहीं है। 11th अगर याद हो तो ये चीज़ याद होगी, बाकी सब तो पुराना था। क्लियर है। तो 100 बात की एक बात, किसी की प्रोबेबिलिटी होना दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। पुराने क्वेश्चन थे, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन थे विदाउट रिप्लेसमेंट, ये क्वेश्चन आएंगे विथ रिप्लेसमेंट। सर विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्वेश्चन पढ़ो, 2 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम अ अर्न मतलब बैग कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल एंड 5 वाइट बॉल्स विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। 2 बॉल निकाल लिए। अब विथ रिप्लेसमेंट माने बॉल उठा के देखी, अपन कौन सा निकालना है, सक्सेसफुल ड्रॉन मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटीज में लिख दो 2 balls, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा था नहीं, मैंने कर दिया, ठीक है। समझ गए, ये पुराना वाला क्वेश्चन ही है। विथ रिप्लेसमेंट, बॉल उठाई ब्लैक है वापस रख दी, बॉल उठाई वापस रख दी, बॉल उठाई वापस रख दी। इससे क्या हुआ, टोटल आउटकम नहीं बदला। टोटल आउटकम कितना है, 10 + 5 15 15, ओके। तो बॉल जब उठाई देखी और वापस रख दी, तो जब अगली बॉल उठा रहा हूं उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि टोटल आउटकम इज सेम। क्या बात समझ में आई। तो बहुत सिंपल सा है। तो क्या बोलेंगे 10/15, तो दूसरा भी क्या होगा, क्योंकि मेरा फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि बॉल जब उठाई और मैंने वापस बैग में रख दी तो टोटल आउटकम चेंज नहीं हुआ। तो आंसर 10/15 10/15। पक्का, श्योर, क्लियर है, परफेक्ट। आई होप सो समझ में आया होगा, पक्का है ना। चलो, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिशन में बहुत काम आते हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में ज़्यादातर यही मिलेंगे, ठीक है। अब और चीज़ सुनो, अब सुनो इस टाइप क्वेश्चन सुनो। अ डाई इज थ्रोन, ठीक है। ई क्या है, ई इज एन इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, वी नो द सैंपल स्पेस, ठीक है। ई क्या कहेगा, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एफ कह रहा है बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, इवन बोले तो 2 3 नहीं 2 4 और 6 बराबर। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इवेंट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बच्चा लोग कि जहां मुझे चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सा, प्लीज देखो यहाँ पे, इसको जरा देखो, इसको देखो, कुछ नहीं बच्चा, मैं RHS ये रहा, LHS ये रहा, LHS और RHS अगर इक्वल प्रूव हो गए तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, और LHS और RHS इक्वल प्रूव नहीं हुए तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या बात समझ में आई। अगर ये फॉर्मूला प्रूव हो रहा है, LHS = RHS प्रूव हो रहा है तो इंडिपेंडेंट है, और प्रूव नहीं हो रहा है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या बात क्लियर, बहुत सिंपल सा। नाउ मुझे इसके हिसाब से ये भी निकालना रहेगा, E इंटरसेक्शन है, बताओ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/6। देखो ना, इसकी देखो ना, 6 आया, 1 आया, 1/6। अब देखो PE कितना है, 2/6, PF कितना है, 3/6 बराबर। अब अगर इंडिपेंडेंट है, अब अगर इंडिपेंडेंट है तो LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS। सो अपन क्या करते हैं, PE निकालते हैं, PF मल्टीप्लाई करते हैं, 2/6 3/6
2 3 6 कटा तो कितना है 1/6। देखो E और F का मल्टीप्लिकेशन 1/6 है और PE इंटरसेक्शन F भी 1/6 है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। सो P आ रहा है 1/6 यस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर हो गया, फंडा क्लियर। एंड दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, क्लियर है यहाँ पे, पक्के से श्योर है। एक चीज़ मैं और सिखा देता हूँ, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आएगा, मैंने मेंशन नहीं किया है पर बहुत ईजी है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना उसका। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज नो दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सबको दिख रहा है यहाँ पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वी नो दैट एक्सक्लूसिव माने जब E इंटरसेक्शन F में कुछ भी कॉमन ना है, दैट इज नॉन एज फाई। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, एज सिंपल एज दैट। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है ना। बुक में या अलग अलग वीडियोस में, बहुत दूसरे वीडियोस में बहुत डरा रखा है, कुछ नहीं है, फालतू है। मेन था ये, क्या फंडा क्लियर हो गया? मेक श्योर अब बताना मुझे कमेंट्स में कि समझ में आया, कैसा लगा, क्लियर है? क्या हम लोग 70% 80% तक पहुंच पाए? बाकी क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर गाइस जरूर मुझे बताएं, इससे मुझे पता चलता है कि आपको समझाने में काबिल रहा कि नहीं रहा मैं। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो नाउ बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट पे आते हैं। क्या कहता है, इफ पी ए इज इक्वल 3/5 एंड पी बी इज 1/5, इफ फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बच्चा लोग साफ साफ कह रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना होगा, पी ए इंटू पी बी। क्लियर है यहाँ पे? आई थिंक सबने मेरे कंसेप्ट देखे पहले की 25 मिनट से, कंसेप्ट देखे हैं सब लोगों ने, फंडे क्लियर है, चल रहे हैं अपन आगे। सो बस इंडिपेंडेंट इवेंट तो कुछ नहीं करना है यार, 3/5 डाला, 1/5 लिखा, 3/25, लो आ गया आंसर। क्या था, क्या टफ है? 1 मार्क क्वेश्चन भी नहीं है, तो इजी है, बहुत इजी है। चलूँ मैं आगे। तो फंडे सबने पढ़े, मैं ये बात मानता हूँ कि सब लोगों ने मेरे कंसेप्ट पूरे पढ़े होंगे, तब जाके वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बेस्ट कंसेप्ट दिए हैं आपको एकदम समराइज वे में। क्लियर? सो 2 cards are drawn at random without replacement। ये क्या है वर्ड? बताओ, आप बताओ, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो बताओ कौन सा वाला फंडा है, मल्टीप्लिकेशन वाला है या इंडिपेंडेंट इवेंट है? क्या मल्टीप्लिकेशन वाला? यस, परफेक्ट। फ्रॉम अ पैक ऑफ, ये पैक है ना, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। किसको जरूरत है फॉर्मूले की? मुझे जरूरत नहीं फॉर्मूले की, यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है फॉर्मूला? बताओ, पहले आंसर बताओ। विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब ये तो पता लग गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला फंडा है। 52 कार्ड्स है, दोनों कार्ड क्या है, ब्लैक है। क्या आंसर बताओ मुझे, ब्लैक कितने होते हैं? ब्लैक कितने होते पता है किसी को? 26 अपॉन 52। अगला, हाँ 25/51, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, टोटल आउटकम बदल चुका है। बात समझ में आई बच्चों? तो आंसर क्या आया, 25/2, 102 इज योर फाइनल आंसर। किसको जरूरत है थ्योरी की, फॉर्मूले की? नहीं, हमको डायरेक्टली आ गया। मेक श्योर जो बच्चा कर रहा है वो कंसेप्ट देख के पढ़ रहा होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आया, मेक श्योर प्लीज कंसेप्ट देखो, कुछ नया मिलेगा आपको। ठीक है, और फॉर्मूला लिखना तो लिख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। E/F। अब E1 कौन है? E कौन है? E कौन है? ब्लैक बॉल ड्राइंग, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट, है ना। पर F कौन है? ड्राइंग ब्लैक बॉल इन सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। कुल मिला के कैसा लगा? इजी था, कोई टफ नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो गए।
बस ये ध्यान रखना, कंसेप्ट पढ़े हो, नोट्स प्रॉपर हो, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ये चीज़ें क्लियर हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम्स आते हैं, ये कुछ छोटी छोटी बातें वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में दिक्कतें करती है। 1 मार्क क्वेश्चन ईजी नहीं होते हैं, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो, अच्छा किसी को 1 मार्क्स क्वेश्चन की सीरीज चाहिए मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडम सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या क्या वर्ड क्या आया? विदाउट रिप्लेसमेंट। कौन है ये? वो मल्टीप्लिकेशन वाला और प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला, है ना। इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव फॉर द सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, ठीक है ना, once will be approved for the sale। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो। एक्चुअल में क्या हो रहा है, टोटल 15 कितना है उसमें 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें क्या है 12 तो गुड है और 3 बैड है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या हो रहा है, एक ऑरेंज का बैग है जो फैक्ट्री से पास हो रहा है, और क्या होगा, जो इंस्पेक्शन वाला बंदा होगा वो 3 ऑरेंज निकालेगा रैंडमली, और तीनों ऑरेंज अगर गुड आई, अच्छी आई, अच्छी है ना, तो बॉक्स अप्रूव मतलब पास किसके लिए चला जाएगा, अप्रूव फॉर द सेल, सेल के लिए चला जाएगा। 3 में से अगर एक भी खराब आती है तो वो बॉक्स रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझना, फंडा समझ में आया पहले, क्लियर है। अब क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉक्स को अप्रूव करने के लिए। किसके लिए निकालनी है? अप्रूव, मतलब तीनों ऑरेंजेस अच्छी निकले। क्या क्वेश्चन समझ में आया? नाउ देखो, मैं ना आंसर पहले लाता हूँ, है ना, अपन को पता है अपन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जिसने मेरे कंसेप्ट देखे हैं वो समझ जाएगा, जिसने कंसेप्ट नहीं देखे हैं दिक्कत आएगी। बेटर है कंसेप्ट देखो। नाउ बॉक्स को अप्रूव करना है, ये वर्ड दिख रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बॉक्स आ गया मेरे पास, मैं इंस्पेक्टर हूँ, पहला ऑरेंज निकाला, अच्छा निकले तो मतलब 12/15, हाँ कि ना, ऑरेंज रखी साइड में। दूसरा ऑरेंज निकाला, वो भी अच्छा निकले तो 11/14, हाँ कि ना, उसको रखी साइड में। तीसरा ऑरेंज निकाला, वो भी अच्छा निकले, मतलब 10/13। किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया? रेज योर हैंड गाइस, समझ में आया? वेरी गुड। सो अब आंसर आ गया। अब लिखो थ्योरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 गुड ऑरेंजेस। क्या बात क्लियर है? ऑरेंज ही है ना अपने पास? हाँ ऑरेंज ही है, ठीक है। थ्योरेटिकल, आपको थ्योरी चाहिए, थ्योरी फॉर्मूला ABC, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या बनेगा? A याद करो, B/A, PC/A इंटरसेक्शन B। क्या बात समझ में आई? किस किस से बनना फॉर्मूला? किस किस ने पूरा वीडियो कंटिन्यू में देखा है? कंटिन्यू देखने वाले को मजा आ जाएगा। अच्छा, PA प्रोबेबिलिटी व्हेन फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, तो क्या आएगा? 12/15। ये थ्योरी है जो दुनिया मांगती है, मुझे पसंद नहीं है कराना। प्रोबेबिलिटी व्हेन सेकंड ऑरेंज इज गुड, 11/14, ठीक है। लास्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन थर्ड ऑरेंज इज गुड, तो 10/13। क्या बात क्लियर है? पूरे को सॉल्व करो, यू विल गेट 44/91, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करना है, काटाकाटी करनी है, हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। बट जो मेरे बच्चे जिन्होंने कंसेप्ट अच्छे से देखे हैं, क्या वो आंसर ला पाए? अब आप कहीं और देखो ना, टीचर से पढ़ोगे ना, वो पहले ये पढ़ाएगा, अरे दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्या है? फॉर्मूला गया तेल देने, अपने तो आंसर आना चाहिए पहले। क्या फंडा क्लियर?
किस किस को मजा आया, मजा किस किस को आ रहा है मुझे बताना कमेंट्स में गाइस। पक्का? चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग बात करते हैं क्वेश्चन में फोर्थ। क्या कह रहा है? अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस। ठीक है, एक कॉइन और एक डाई को फेंका। कॉइन माने हेड और टेल, डाई मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट। ए एक इवेंट है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। बी एक इवेंट है, 3 ऑन द डाई। ठीक है, देखते हैं अपन। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। ना बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सैंपल स्पेस। ठीक है ना? अब सुनो, मेरे इमेजिन मेरे हाथ में एक डाई है और एक कॉइन है, उछाला, क्या पता 1, H आ जाए, 1 और H, 1, टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। 2, हेड, 2, टेल, 3, हेड, 3, टेल। कैन यू इमेजिन गाइस? कैन यू सी? सो 1, H, 1, टेल आ सकता है ना। प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल। 2, H और 2, T। ऐसा इसलिए सिखाता हूं कि मुझे पता है कई बच्चों को दिक्कत आती है। इमेजिन ना प्रॉपर वे में। चलो 4, ठीक है, और 6, H और 6, T। क्या बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कुछ के मन में ऐसा सवाल तो नहीं आ रहा है सर T, 6 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं साइमल्टेनियसली उछाल रहा हूँ तो H 6, T या T, 6 1 इन द सेम थिंग इन दिस केस। क्लियर है ना? ऐसा कुछ और मत सोचना ना। कितने बने? 1 2 3 4, 4 3 12। ठीक है, टोटल कितने हैं? 12 आए। ठीक है, अब इवेंट, वी नो दैट व्हाट इज इवेंट। अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है चैप्टर की स्टार्टिंग में। ए इवेंट क्या कहता है? हेड appears on the coin। हेड कहां आ रहा है? 1, H, 2, H, 3, H, 4, H, 5, H, 6, H। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। बी क्या कह रहा है? 3 ऑन द डाई। 3 दिखना चाहिए, तो 3 कहां आ रहा है? एक तो 3, H और कहीं आ रहा है क्या? 3 और 3, T। 3 दिखना चाहिए, बहुत ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या है? देखो 3, H। चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा बच्चा लोग, हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर इंडिपेंडेंट है, इफ दे आर इंडिपेंडेंट, तो डेफिनेटली पी ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए वो पी ए डॉट पी बी इफ दे आर इंडिपेंडेंट। दिस इज आवर फॉर्मूला। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन टोटल आउटकम कितना है? 12 है। ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना। पी ए कितना है? 1 2 3 4 5 और 6 अपॉन 12। और लास्ट पी बी कितना है? देखो पी बी कितना है? 1 और 2 अपॉन 12। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आराम से चल रहे हैं अपन। चलो नाउ LHS देखो, विच इज 1/12। RHS देखो जरा, RHS ये, LHS ये, अरे देखो आराम से देखो। पी ए डॉट पी बी 6/12 इंटू 2/12, 6 2 जा 12 बचा 1, तो ये कितना आ रहा है? तो भाई साहब LHL और RHS इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर they are, या A and B are इंडिपेंडेंट। क्या फंडा क्लियर है? इजी, काफी इजी, कोई टफ नहीं है। क्लियर है? ये दिख बड़ा रहा है,
पर मेरी नज़र में ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में दूंगा ना तो 1 या 2 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। देख कंसेप्ट में छोटा है ना, कंसेप्ट बहुत सस्ते हैं, कंसेप्ट बड़े नहीं है इसके, कंसेप्ट बहुत सस्ते हैं, बहुत ईजी है, इसलिए बोर्ड में अगर आता है तो 2 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है ना, अ डाई मार्क विद 1 2 3 डाई, अ डाई मतलब मैंने एक डाई फेंकी होगी, ठीक है, मार्क विद 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। भाई इमेजिन एक डाई है, डाई मतलब जो सांप सीढ़ी खेलते हैं, डाई है, उसमें जो है ना 1 2 3 है ना, उसको तो मैंने क्या रेड कलर से मार्क कर दिया, और जो 4 5 6 है ना उसको ग्रीन कलर से मार्क कर दिया। बात समझ में आई? कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मेक श्योर क्या बोला मैंने, डाई तो एक ही है, उसको कलर कर दिया। स्केच पेन से लेके मैंने 1 2 3 को तो रेड कलर कर दिया, एंड 4 5 6 को मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है, और उसको टॉस कर रहा हूं मैं आराम से। तो लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन नंबर, बी इज ए इवेंट, द नंबर इज रेड। सुनो, पहले बनेगा सैंपल स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस। अब ए इवेंट क्या कह रहा है, ए इवेंट क्या कह रहा है कि द नंबर इज इवन मतलब 2। किसी को कोई आपत्ति है क्या, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो, चले अपन। भाई प्रॉब्लम हो ना, कभी प्रॉब्लम तो आएगी, आप मैथ्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर देना, कमेंट्स कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बी इज अ इवेंट, द नंबर इज रेड। रेड कलर कौन है, रेड कलर वाला ये रे, 1 2 3। क्या बात क्लियर है? अब वी नो दैट कहीं ना कहीं में दिमाग में फॉर्मूला तो है, 2 कॉमन आ रहा है बस, हाँ 2 कॉमन आया, ठीक है। अब हमको पता है इफ इट इज इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए पी बी। बहुत ही अच्छे से पता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 1/6। अरे 6, अच्छा पी ए कितना आ रहा है, 3/6, और पी बी कितना आ रहा है, 3/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब LHS 1/6 RHS, PB कितना है भाई, 3/6, बोले तो 1/2, बोले तो 1/4। अरे सर इक्वल तो नहीं है, so they are not independent। क्या बात क्लियर? टफ था क्या बच्चा लोग? अभी तक कैसा लगा? इस वीडियो के एंड तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? इजी है ना, आराम से हो रहा है। एक बात और, एक चीज और कहना चाहता हूँ, खत्म, बात खत्म। अब मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा सिखाना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा मिस्टेक जो आप लोग करते हो मेरे वीडियो में। खास बात क्या है, अपन गलतियां सीखते हैं हमेशा। गलतियां क्या करते हैं आप लोग, क्वेश्चन तक कैसे करते हो, ऐसे मिस्टेक है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना है। आप लोग क्वेश्चन को होता है, क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करते हो, ऐसे करते हो। कई लोग प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, 1/6, फिर 1/2 ये करके 1/2 और 1/2 फिर लिखते हो। गलत, प्रेजेंटेशन गलत है, आंसर गलत नहीं है। आपकी सोच, आपका एम वॉज वेरी क्लियर, बट ये प्रेजेंटेशन गलत है। क्यों भाई? इक्वल कैसे लगा दिया यहाँ पे? नहीं लगेगा। सो गाइस ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए। LHS RHS दुनिया कैसी भी पढ़ा है, डजेंट मैटर, बट दिस इज नॉट द प्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। हम पहले कैसे इक्वल कर दें, और मैंने जो यहाँ लिखा है ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा लगेगा, क्योंकि मैंने ये बहुत लाइन स्पेसिफाई करी है
सिर्फ ये नहीं लिखा है, मैंने लाइन को स्पेसिफाई किया, अगर इंडिपेंडेंट है तो लगेगा फॉर्मूला। तो मैंने चीज़ों को फाइंड आउट किया, LHS RHS अलग अलग किया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने नोटिस किया हो, है ना। सो गाइस दिस इज नॉट द प्रेजेंटेशन, ये बात ध्यान रखना, गलती समझ में आई अपने नोट्स में लिखना कि नोट्स काम आएंगे आने वाले वक्त में। क्लियर, परफेक्ट। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, पॉज द वीडियो एंड नॉट ऑन गाइस।